जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों आप सभी का स्टडी विद अक्षर मिश्रा के चैनल पर। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का दोस्तों स्टडी विद अक्षर मिश्रा के चैनल पर। आज हम बात करेंगे दोस्तों आर्यों की राजनीतिक, आर्थिक, कर और धर्म व्यवस्था पर। जो भी दोस्त नए इस चैनल पर आए हैं वो अगले वीडियो को देख सकते हैं, जिससे कि उनको ये वीडियो समझने में काफी आसानी होगी। दोस्तों बात करें हम आर्यों के राजनीतिक व्यवस्था के बारे में। आर्यों के राजनीतिक व्यवस्था के बारे में दोस्तों, तो कहा जाता है कि कुछ इतिहासकारों ने बताया है दोस्तों कि आर्य आर्य जब अपने भारत आए थे तो उन्होंने देश को राष्ट्र कहा था, तथा ये राष्ट्र शब्द जो है दोस्तों ऋग्वेद के 10वें मंडल से प्राप्त है, तथा ये राष्ट्र को 5 इकाइयों में बांटे थे और इनका राष्ट्र व्यवस्था कबीले पर आधारित था, तथा इनकी राजतंत्र व्यवस्था विकसित नहीं थी। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि यह एक ग्रामीण सभ्यता है, जिसके कारण कि इनकी राजतंत्र व्यवस्था विकसित नहीं थी। आप ऐसे भी जान सकते हैं। तो आइए दोस्तों यहाँ पे समझते हैं अच्छे से राजनीतिक व्यवस्था। पहले हम ऐसे लिख लेते हैं दोस्तों कुछ पॉइंट, जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी। राजनीतिक व्यवस्था की बात करें तो इन्होंने अपने देश को आर्यों ने अपने देश को दोस्तों राष्ट्र कहा था, तथा दोस्तों इन्होंने राष्ट्र को 5 भागों में बांटा था। राष्ट्र को 5 भागों में बांटा था। बात करें दोस्तों तो इनकी राजतंत्र व्यवस्था विकसित नहीं थी। राजतंत्र व्यवस्था राजतंत्र व्यवस्था दोस्तों विकसित नहीं थी। विकसित नहीं थी दोस्तों। बात करें राष्ट्र की तो मैंने बताया दोस्तों ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। जब आर्य सिंधु सभ्यता के पतन के बाद भारत आए थे तो इन्होंने अपने देश को राष्ट्र कहा था। तो आइए समझते हैं दोस्तों यहाँ पे पहला पॉइंट, आर्यों ने अपने देश को राष्ट्र कहा था। राष्ट्र कहा था। और ये राष्ट्र शब्द जो है दोस्तों, कहा जाता है कि कुछ इतिहासकारों के द्वारा ये राष्ट्र शब्द ऋग्वेद के 10वें मंडल से प्राप्त था। ये राष्ट्र शब्द ऋग्वेद के 10वें मंडल से प्राप्त है। 10वें मंडल से प्राप्त है और बात करें दोस्तों तो आर्यों ने अपने देश को 5 इकाइयों में बांटा था। वो इकाई है दोस्तों, आइए जानते हैं। आर्यों ने अपने राष्ट्र को 5 इकाइयों में या यूनिट यूनिट में बांटा था। वो 5 यूनिट है दोस्तों। पहला है दोस्तों राष्ट्र, दूसरा है जन, तीसरा है दोस्तों विश्व, चौथा है दोस्तों ग्राम, और 5वां है दोस्तों कुल।
आप देख रहे हैं दोस्तों कि राष्ट्र आर्यों ने अपने राष्ट्र को 5 यूनिट में बांटा था। राष्ट्र राष्ट्र का मतलब देश होता है तथा जन जन का मतलब दोस्तों राज्य होता है। विश्व का मतलब जिला और ग्राम का मतलब तो आपको पता ही होगा दोस्तों गांव होता है तथा कुल का मतलब समाज होता है। तो बात करें दोस्तों राष्ट्र के मुखिया की, तो राष्ट्र के मुखिया को दोस्तों राजन कहा जाता था, राजन। और दोस्तों जन के मुखिया को जनपति, जनपति तथा दोस्तों विश्व के मुखिया को विश्वपति, विश्वपति। और दोस्तों ग्राम के मुखिया को ग्रामनी, ग्रामनी। और दोस्तों कुल के मुखिया को गुलाम, गुलाम कहा जाता था दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में मैचिंग के लिए भी पूछ दिया जाता है कि राष्ट्र के मुखिया को क्या कहा जाता है, जन के मुखिया को क्या, और विश्व के मुखिया अथवा ग्राम और कुल के मुखिया को क्या कहा जाता है। तो ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। बात करें दोस्तों हम राष्ट्र के राजतंत्र के बारे में, तो दोस्तों कहा जाता है कि राज्य का राजतंत्र कबीले पर आधारित था। कबीले पर क्यों दोस्तों? क्योंकि इनका जो देश था वो एक ग्रामीण सभ्यता थी। क्योंकि हम बात करें नगरीय सभ्यता, सिंधु सभ्यता के पतन के बाद ही समाप्त हो गई थी दोस्तों, और दूसरी नगरीय सभ्यता मगध के काल में देखी जाएगी। तो ये दोस्तों ग्रामीण सभ्यता थी जिसके कारण लोग कबीले बनाकर रहते थे, क्योंकि शहर का कोई नगरीकरण नहीं हुआ था। तो आइए दोस्तों समझते हैं। बात करें तो राष्ट्र आर्य, आर्य की राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, व्यवस्था कबीले पर आधारित थी, कबीले पर आधारित थी। आधारित थी, कबीले पर आधारित थी दोस्तों। कबीले का मतलब होता है दोस्तों एक ऐसा नगर जिसका विकास ना हुआ हो तथा जहाँ पर एक जैसे लोग एक ही जगह रहते हैं, उसे कबीला कहा जाता है। तथा दोस्तों कहा जाता था कि इस राज इनके कालों में, मतलब आर्य के काल में राजतंत्र का विकास नहीं हुआ था। राजतंत्र का विकास, का विकास नहीं हुआ था, नहीं हुआ था। राजतंत्र का विकास नहीं हुआ था। राजतंत्र की बात करें दोस्तों तो राजतंत्र कहा जाता है कि जिसमें राजा सर्वोच्च हो तथा राजा का पद अनुवांशिक हो, और राजा को अब मतलब राजा जो अपने राष्ट्र में खुद चुना जाए, पर ऐसा दोस्तों नहीं था। राजतंत्र की बात करें तो कहा जाता है कि राजा जो था दोस्तों, राजा वह सर्वोच्च नहीं था, सर्वोच्च नहीं था तथा दोस्तों इसका पद आनुवांशिक नहीं था, पद आनुवांशिक नहीं था। आनुवांशिक नहीं था। और दोस्तों राजा को, राजा की बात करें दोस्तों तो राजा को, राजा को दोस्तों दो परिषद के द्वारा चुना जाता था। दो परिषद है दोस्तों, सभा और समिति। वो परिषद है दोस्तों सभा और दोस्तों समिति, समिति। इन दोनों के द्वारा ही दोस्तों राजा को चुना जाता था। तो ये तो थी दोस्तों आर्यों की राजनीतिक व्यवस्था, जिसमें कि आर्यों ने अपने देश को राष्ट्र कहा था तथा राष्ट्र ऋग्वेद के 10वें मंडल से प्राप्त है शब्द। आर्यों ने अपने राष्ट्र को 5 इकाइयों में बांटा था, जो कि है राष्ट्र, जन, विश्व, ग्राम और कुल। राष्ट्र का मुखिया राजन, जन का मुखिया जनपति, विश्व का विश्वपति, ग्राम का ग्रामनी और कुल का गुलाम होता है दोस्तों। और
आर्यों की राजनीतिक व्यवस्था विकसित नहीं थी क्योंकि यह ग्रामीण सभ्यता थी तथा दोस्तों राजतंत्र का विकास नहीं हुआ था क्योंकि राजा सर्वोच्च नहीं था और राजा का पद अनुवांशिक नहीं था तथा राजा को दो समिति के द्वारा चुना जाता था, एक सभा और समिति के द्वारा। अब हम बात करेंगे दोस्तों आर्यों के आर्थिक व्यवस्था के बारे में। तो आइए दोस्तों समझते हैं। तो अब हम बात करेंगे दोस्तों आर्यों के आर्थिक व्यवस्था के बारे में। आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था की बात करें दोस्तों तो आर्यों की सभ्यता दोस्तों, आर्यों की सभ्यता की बात करें और सिंधु सभ्यता की बात करें तो दोनों के आर्थिक व्यवस्था काफी आपको अंतर दिखाई देंगे क्योंकि दोस्तों इनकी आर्थिक व्यवस्था जो है इनमें कई प्रकार के आपको बदलाव नजर आएंगे। सिंधु सभ्यता में सिंपली सिर्फ नगरीकरण था और कुछ व्यापार और कृषि प्रमुख था, परंतु दोस्तों यहाँ पे पशुपालन को प्रमुख देखा जाएगा और कृषि को इसलिए प्रमुख देखा जाएगा दोस्तों क्योंकि भारतीय कहा जाता है कि आर्य जब भारत आए थे तो वह पंजाब फिर हरियाणा और पश्चिम यूपी और पूर्व यूपी तथा मगध पहुंचे थे 600 BC में। और मगध में यमुना गंगा जैसे नदियों का बहाव था जिससे कारण की वहां की भूमि उपजाऊ थी। तो इनकी दूसरी मुख्य व्यवस्था कृषि भी बन गई। और दोस्तों बात करें तो इनके व्यवस्था में टैक्सेशन मतलब कर का भी उपयोग किया गया था जिसे बलि कहा जाता था और इसका प्रयोग ये उपजाऊ भूमि से 1/6 के रूप में लिया करते थे। तो उसके बारे में आगे जानेंगे दोस्तों। तो आइए समझते हैं इनकी आर्थिक व्यवस्था के बारे में। आर्थिक व्यवस्था की बात करें तो दोस्तों कुछ पॉइंट ऐसे लिखेंगे जिससे कि आपको समझ में आसानी होगी। बात करें कि आर्थिक व्यवस्था की तो मुख्य व्यवस्था दोस्तों कहा जाता है कि मुख्य व्यवस्था पशुपालन था, पशुपालन तथा दोस्तों गाय, गाय के लिए एक शब्द यूज किया गया था जो दोस्तों जिसे अधनय, जिसे अधनय कहते थे तथा दोस्तों आर्यों के काल में आर्यों के काल में दोस्तों गायों के लिए युद्ध किया जाता था। युद्ध की बात करें दोस्तों, युद्ध इसलिए किया जाता था, कहा जाता था कि गायों को इस काल में संपन्नता का आधार माना जाता था कि जिस राजा के पास अगर 1000 गाय है तथा किसी राजा के पास 5000 गाय है तो 5000 गायों वाले राजा को 1000 गाय वाले राजा से काफी संपन्न माना जाता था तथा उसके राज्य का विकास माना जाता था। और इसी क्रम में उससे संबंध भी जोड़ा जाता था। वो अपनी पुत्री या बहन की शादी उस 5000 वाले राजा से करवाते थे जिससे कि उनकी उनके भी राज्य का नाम हो। तो इसी काल में दोस्तों गायों के लिए इसी कारणों से युद्ध भी होता था। गायों के लिए युद्ध युद्ध तो ये दोस्तों समझते हैं यहाँ पे बात दोस्तों पहले पॉइंट की। तो आर्यों की मुख्य व्यवस्था, आर्यों की आर्थिक व्यवस्था की बात करें तो उनकी मुख्य व्यवस्था पशुपालन थी। मुख्य व्यवस्था मुख्य व्यवस्था की बात करें तो पशुपालन थी, पशुपालन थी तथा दूसरी दोस्तों दूसरी बात करें, दूसरी कृषि थी, कृषि थी। कृषि क्यों थी ये तो मैंने बताया दोस्तों आपको। और बात करें दोस्तों तो इस यह एक ग्रामीण सभ्यता थी ये तो आपको मालूम है तथा यह एक लौह युगीन सभ्यता थी दोस्तों क्योंकि इसी काल में लोहे का भी प्रयोग किया गया था। यह युद्ध लड़ने के लिए लोहे का प्रयोग करते थे जिससे कि इन्होंने कवच और ढाल का भी प्रयोग किया था। तो यह एक लौह युग सभ्यता थी, लौह युगी युगी सभ्यता थी। और दोस्तों बात करें तो यह गायों के लिए गायों के लिए अधनय शब्द का प्रयोग करते थे, अधनय शब्द का प्रयोग करते थे, अधनय शब्द का प्रयोग करते थे, शब्द का प्रयोग करते थे
अग्नय शब्द की बात करें दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि अग्नय का मतलब क्या होता है। अग्नय का मतलब होता है कि जिसे मारा ना जा सके। और हमारी प्रथा में दोस्तों गायों को मारा नहीं जाता, इसीलिए इन्होंने अग्नय शब्द का प्रयोग किया था। तथा दोस्तों इस काल में ये भी कहा जाता है कि राजाओं को राजाओं को दोस्तों गाय का गाय का रक्षक रक्षक माना जाता था, माना जाता था, जिसके लिए दोस्तों राजा को एक नाम की उपाधि मिली है, जो है गोफ्ता जनस्य। गोफ्ता जनस्य गोफ्ता जनस्य इस नाम से राजा को संबोधित करते थे, जो राजा गायों की रक्षा करते थे। और दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, गायों के लिए इस काल में युद्ध होते थे। गायों के लिए सॉरी दोस्तों, गायों के लिए युद्ध होता था होता था। इस युद्ध को दोस्तों गवष्टि गवष्टि के नाम से जाना जाता था। गवष्टि कहते थे गवष्टि कहते थे। तो ये तो रही दोस्तों आर्यों के आर्थिक व्यवस्था के बारे में, जिसमें कि आर्यों की मुख्य व्यवस्था पशुपालन थी तथा गाय के लिए अग्नय शब्द का प्रयोग करते थे। और गायों के लिए इस काल में युद्ध भी होता था दोस्तों। मुख्य व्यवस्था पशुपालन थी, दूसरी कृषि थी तथा लोह युग की सभ्यता थी, क्योंकि आर्यों ने ही अपने काल में लोहे का प्रयोग किया था। सिंधु सभ्यता में कांसा युग की सभ्यता थी दोस्तों। गायों के लिए अग्नय शब्द का प्रयोग करते थे। अग्नय शब्द का मतलब होता है कि जिसे मारा ना जा सके। और राजाओं को गाय का रक्षक माना जाता था, जिसके लिए राजाओं को गोप्ता जनस के नाम से भी पुकारा जाता था। गायों के लिए युद्ध होता था, इस युद्ध को गवष्टि कहते थे। तो ये तो रही दोस्तों आर्यों की आर्थिक व्यवस्था। अब हम बात करेंगे दोस्तों कर मतलब टैक्सेशन। तो अब हम बात करेंगे दोस्तों आर्यों के कर के बारे में। तो आइए दोस्तों समझते हैं। टैक्सेशन टैक्सेशन या दोस्तों कर 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 की बात करें तो दोस्तों कहा जाता था कि आर्यों के काल में कर की कोई नियमित नहीं थी। वह जितना चाहिए उतना कर ले सकते थे तथा कर को बलि के नाम से भी कहा जाता था। बलि के नाम से भी पुकारा जाता था, जिसके कारण बलि का मतलब होता है उपजाऊ भूमि का 1/6 भाग लिया जाता था। और दोस्तों बात करें टैक्सेशन की, तो इसमें कोई ऐसी भूमि मतलब कहा जाए कि स्वभूमि मित्र नहीं थी। स्व
तो बात करें दोस्तों आर्यों के टैक्सेशन या कर के बारे में, तो कहा जाता था दोस्तों कि आर्यों के काल में टैक्सेशन की कोई नियमित रूप से आपूर्ति नहीं थी। और दोस्तों टैक्सेशन को बलि के नाम से भी जाना जाता था, और बलि का मतलब होता है उपजाऊ भूमि का 1/6 भाग लेना। और दोस्तों इनके काल में स्वामित्व भूमि का भी अधिकार नहीं था। जैसा कि इसका मतलब होता है, आज अगर किसी ने कहीं एक जगह पे खेती की तो वह कल दूसरी जगह पे भी खेती कर सकता था। और दोस्तों इनके काल में अभी भी वस्तु विनिमय प्रणाली थी जैसे कि सिंधु सभ्यता में थी, क्योंकि किसी भी सिक्के का प्रयोग नहीं हुआ है। लेकिन दोस्तों कहा जाता है कि इनके काल में एक स्वर्ण आभूषण का आदान प्रदान होता था। वो वस्तु के बदले स्वर्ण आभूषण का प्रदान करते थे जिसे निषक कहते थे। और इनके दोस्त इनके काल में व्यापारी को बेकना कहा गया है। तो आइए दोस्तों समझते हैं यहाँ पे टैक्सेशन की बात करें दोस्तों, तो पहले हम पीपीटी बनाएंगे जिससे कि आपको समझने में और आसानी होगी। कर नियमित नहीं था, नियमित नहीं था तथा दोस्तों बलि कर के लिए बलि बलि शब्द का प्रयोग किया था जिसका मतलब होता है 1/6 उपजाऊ जमीन का 1/6 लेना भाग। और यह दोस्तों एक वस्तु विनिमय प्रणाली थी। यहाँ वस्तु विनिमय वस्तु विनिमय प्रणाली थी दोस्तों, वस्तु विनिमय वस्तु विनिमय प्रणाली थी। अब हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे दोस्तों हम पॉइंट्स के हिसाब से समझेंगे जिससे कि आपको समझने में और आसानी होगी। बात करें दोस्तों कर नियमित नहीं थे, कर व्यवस्था कर व्यवस्था दोस्तों नियमित नहीं था तथा दोस्तों कर के लिए एक शब्द बलि का प्रयोग किया जाता था। कर के लिए बलि शब्द का प्रयोग करते थे। क्या दोस्तों बलि बलि शब्द का प्रयोग करते थे, प्रयोग करते थे। बलि का मतलब होता है दोस्तों उपजाऊ भूमि का उपजाऊ भूमि का 1/6 लेना। और दोस्तों बात करें तो भू स्वामित्व की भू स्वा- भू स्वामित्व की दोस्तों, तो ये इस काल में भू स्वामित्व व्यवस्थित नहीं थी, व्यवस्थित नहीं थी। मैंने बताया दोस्तों आप लोगों को कि भू स्वामित्व का मतलब होता है कि आज अगर कोई किसान एक जमीन पे खेती कर रहा है तो वह दूसरे जमीन पे भी जाके खेती कर सकता था। और वस्तु विनिमय प्रणाली थी, वस्तु विनिमय प्रणाली थी प्रणाली थी तथा स्वर्ण आभूषण का प्रयोग किया जाता था। स्वर्ण आभूषण आभूषण का प्रयोग किया जाता था जिसका नाम था किया जाता था किया जाता था और उस आभूषण का नाम था दोस्तों निस। अभी भी दोस्तों इस सभ्यता में सिक्के का प्रयोग नहीं हुआ था। सिक्के का प्रयोग दोस्तों हम मगध के राज्य में देखेंगे जिसमें कई प्रकार के सिक्के और कई राजाओं के द्वारा चलाए गए थे। निस कहा जाता था कहा जाता था। बात करें दोस्तों इस काल में व्यापारी व्यापारी को दोस्तों बेकना कहा जाता था। बेकना बेकना कहा जाता था।
जाता था। ये तो है दोस्तों टैक्सेशन की बातें। कर नियमित नहीं था। कर को बलि के नाम से जाना जाता, जिसका मतलब उपजाऊ भूमि का 1/6 लिया जाता है। वस्तु विनिमय प्रणाली थी। वस्तु की जगह स्वर्ण आभूषण का प्रयोग किया जाता था, जिसे निष्ठ कहते थे, और व्यापारी को बेचना कहा जाता था। आइए दोस्तों समझते हैं आर्यों के धर्म व्यवस्था के बारे में, जो कि दोस्तों इसके बाद ऋग्वैदिक काल खत्म होके हम उत्तर वैदिक और की चलेंगे। आइए समझते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे सिंधु सभ्यता के धर्म व्यवस्था के बारे में। तो आइए दोस्तों समझते हैं। धर्म व्यवस्था की बात करें तो धर्म व्यवस्था धर्म व्यवस्था की बात करें दोस्तों, तो आप देखेंगे कि आर्यों की धर्म व्यवस्था तथा सिंधु सभ्यता की धर्म व्यवस्था काफी अलग है। सिंधु सभ्यता की धर्म व्यवस्था दोस्तों व्यक्तिवादी और प्रकृतिवादी थी, तथा मूर्ति पूजा की अवधारणा थी। लेकिन दोस्तों आप यहाँ देखेंगे कि धर्म व्यवस्था काफी अलग है। यहाँ पर दोस्तों बहुदेववाद और प्रसिद्ध देववाद तथा एकेश्वरवाद का प्रचलन था। बहुदेववाद का मतलब होता है दोस्तों कई प्रकार के देवी देवताओं का पूजा या आराधना या यज्ञ के इस तरीकों से उनको पूजा जाता था। और दोस्तों बात करें प्रसिद्ध देवेश्वरवाद की, तो इनके लिए दोस्तों यज्ञ, प्रार्थना और उपासना बहुत ही प्रचलन में थी। और एकेश्वरवाद की बात करें तो एकेश्वरवाद दोस्तों कहा जाता है कि इन्होंने अपने देवी देवता को 3 भागों में बांटा था। एक आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता और पृथ्वी के देवता। तो आइए दोस्तों यहाँ पे समझते हैं अच्छे से। पहले हम पीपीटी बनाएंगे दोस्तों, जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी। पहला था दोस्तों बहुदेववाद। बहुदेववाद जिसका मतलब होता है कई देवी देवताओं का प्रचलन था दोस्तों। कहा जाता था प्रसिद्ध देववाद, प्रसिद्ध प्रसिद्ध देववाद, देववाद। और दोस्तों एकेश्वरवाद, एकेश्वरवाद, एकेश्वरवाद। एकेश्वरवाद में इन्होंने दोस्तों अपने देवी देवताओं को 3 भागों में बांटा था। एक आकाश, अंतरिक्ष और पृथ्वी। पॉइंट के हिसाब से समझेंगे दोस्तों। बहुदेव का मतलब है दोस्तों आर्य यो ने आर्यों ने अपने धर्म को बहुदेववाद बताया था, जिसका मतलब होता है इनके धर्म में 33 प्रकार के देवी देवता थे। अपने धर्म में 33 प्रकार, 33 प्रकार, या दोस्तों 33 प्रकार को 33 कोटि देवी देवता भी कहा जाता है। 33 प्रकार की देवी देवताओं देवी देवताओं प्रचलन था। दोस्तों बात करें तो आर्यों के प्रसिद्ध देववाद का, तो प्रसिद्ध देववाद के लिए दोस्तों उपासना, उपासना तथा दोस्तों प्रार्थना तथा दोस्तों यज्ञ, यज्ञ करते थे अपने आराध्य को मनाने के लिए। और दोस्तों कहा जाता है कि एकेश्वरवाद का भी प्रचलन था, जिसका मतलब होता है इन्होंने अपने देवताओं को 3 भागों में बांटा था, जो कि है पहला पहला दोस्तों बात करें तो आकाश, दूसरा दोस्तों अंतरिक्ष, अंतरिक्ष। दोस्तों बात करें तो तीसरा है पृथ्वी, पृथ्वी, पृथ्वी दोस्तों। आकाश के देवी देवताओं की बात करें तो यह आकाश के देवी देवता जैसे सूर्य, मिस्र, मित्र और वरुण, वरुण। तथा दोस्तों अंतरिक्ष के देवी देवताओं की बात करें तो
इंद्र, सॉरी दोस्तों, इंद्र, रुद्र तथा दोस्तों इंद्र, रुद्र और वायु। पृथ्वी के देवी देवताओं की बात करें दोस्तों तो अग्नि, जल और दोस्तों पूषण। पूषण पूषण को दोस्तों पशु की देवी देवताओं पूषण को दोस्तों पशु का देवी देवता कहा जाता है, पूषण को। तो ये तो थी दोस्तों आर्यों के धर्म व्यवस्था के बारे में, जिसमें बहुदेववाद, प्रतिदेववाद और एक ईश्वरवाद है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और आप दोस्तों इसको जानने के बाद किसी भी बुक से एमसीक्यू लगा सकते हैं, जिससे कि आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे हमारा ऋग वैदिक काल का टॉपिक खत्म होता है। अब हम कल उत्तर वैदिक काल के बारे में बात करेंगे। उत्तर वैदिक काल को समझने के बाद हम मगध की ओर प्रस्थान करेंगे, जो कि कौशल और विकास से भरा हुआ साम्राज्य आपको देखने को मिलेगा। मिलते हैं दोस्तों आपको अगले क्लासेस में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।